निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? ऑप्शंस हैं मोर्टिमोर व्हीलर, ए घोष, अमलानंद घोष, जेपी जोशी और आर डी बनर्जी। तो करेक्ट आंसर है इसका अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जी ने 1950 एंड 51 में कालीबंगा की पहचान की थी। जो कालीबंगा है, ये जो स्थल है ये हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि जो कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। को ऑप्शंस आएंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। 1950-51 में कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष जी ने की थी और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य था वो 1961 में करवाया था बीवी लाल और बी के थापर ने, ठीक है। बी के थापर, ये दो नाम याद रखने हैं आपको, बीवी लाल और बी के थापर। इन्होंने तो उत्खनन कार्य करवाया था। उत्खनन का मतलब खुदाई। उत्खनन कार्य इन दोनों ने करवाया था। और यदि पहचान के बारे में क्वेश्चन आए तो वो करी थी अमलानंद घोष ने 1950 और 51 में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो अमलानंद घोष को। और कब दिया जा सकता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1950 से 51 में पहचान की थी और 1961 में उत्खनन कार्य हुआ था जो कि बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। कालीबंगा है कहाँ पर स्थित? ऑप्शंस दे रखे हैं। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है, क्योंकि घग्गर नदी के किनारे पर यह स्थित है। किस नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी इनमें से जैसलमेर में नहीं बहती है, बांसवाड़ा में नहीं बहती है और बाड़मेर में भी नहीं बहती है। करेक्ट आंसर होगा हनुमानगढ़, ठीक है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, जो कि श्री गंगानगर दे रखा है, ये गलत है। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो आंसर तो हमको मिल चुका है। अब आगे भी देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, बिल्कुल सही है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, ये भी सही है। गणेश्वर सभ्यता ये सीकर में है, ठीक है। सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर, जो कि सीकर में है, ठीक है, कांतली नदी के किनारे पर। तो ये तीनों सही थे, फर्स्ट ऑप्शन गलत था, क्योंकि कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? कालीबंगा चूरू में है, जो कि गलत है। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। आहड़ उदयपुर में है, सही है। बैराठ बीजक की पहाड़ी जयपुर में है। गणेश्वर सीकर में है, ये भी सही है। तो बचा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, जो कि गलत था, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तिलवाड़ा, आहोर, बालोतरा और कालीबंगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कालीबंगा में हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ये सबसे प्राचीन अवशेष पाए गए हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जुते हुए खेत वाला, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया है, एईएन एग्जाम में पूछा गया है और ईओ एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। जो जुते हुए खेत के इस जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता है। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई हैं, यानी कि दो टाइम की सभ्यता है कालीबंगा में भी। एक तो है 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक की, और दूसरी जो भाग है वो 2200 ईसा पूर्व से और 1700 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइम की सभ्यताएं वहाँ पर पाई गई हैं। यहाँ से क्या क्या चीज़ पाई गई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दुर्ग पाए गए हैं, ठीक है, जुते हुए खेत, जो कि क्वेश्चन में पूछा है।
सड़कें यहाँ से मिली हैं, ठीक है, बस्ती मिली है, कुआं मिले हैं यहाँ पर, नाली मिली है, नालियाँ, ठीक है, मकान मिले हैं आदि जो अवशेष हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जुते हुए खेतों के अवशेष किस दिशा में मिले हैं, तो दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर डीप क्वेश्चन जाएगा तो डीप में यही पूछेगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस दिशा में मिले हैं, तो दक्षिण पूर्वी दिशा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कालीबंगा से कि यहाँ पर 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं, 7 अग्निवेदियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ये क्वेश्चन भी कालीबंगा से पूछा जाता है कि कालीबंगा से 7 अग्निवेदियाँ और जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इतना आपको कालीबंगा के बारे में याद होना चाहिए। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है, तो मैंने अभी आपको बताया था दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भूल सकते हो, दोबारा लिख लेना इसको कि जुता हुआ खेत दक्षिण पूर्व दिशा में मिला है, ठीक है। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से, हड़प्पा युगीन संस्कृति से, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति से और नव पाषाण युगीन संस्कृति से। तो जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा जो सभ्यता है वो प्राचीन है, इसलिए प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता यानी कि प्राचीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई है, तो मैंने आपको बताया था 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ मिली हैं, ये कालीबंगा में मिली हैं, ठीक है। कालीबंगा में 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं, 4th ऑप्शन करेक्ट है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 7। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, तो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा में 2 भाग मिले हैं, कौन कौन से, एक तो 2400 से 2200 ईसा पूर्व तक और एक मिला है 2200 से 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 2 भाग मिले हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है कि कालीबंगा सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक संबंधित है। निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, ठीक है। और ये किस पर प्राप्त हुए हैं, मिट्टी की मोहर पर सैंधवकालीन अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अच्छा क्वेश्चन था, भूल सकते हो आप, इसलिए आपको याद रखना है। सैंधवकालीन अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है कालीबंगा को, तो इनमें से दशरथ शर्मा ने, ठीक है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से और लकड़ी और धातु से, तो करेक्ट आंसर है इसका मिट्टी की ईंटों से निर्मित हैं। जो कालीबंगा के चबूतरे हैं वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित हैं। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ हैं। मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है, जो कालीबंगा में मुद्रा पाई गई है उस पर व्याघ्र का अंकन है, ठीक है। सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर की गई है, संग्रहालय की स्थापना भी की गई है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है कालीबंगा, यहाँ पर नालियाँ मिली हैं, शौचालय मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, दुर्ग प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, दुर्ग प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो दोहरी रक्षा प्रणाली है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। जो कालीबंगा है उसमें जो पश्चिम क्षेत्र है, कालीबंगा का जो पश्चिम क्षेत्र है
उसको बोला जाता है, ऊंचा क्षेत्र है उसको गढ़ी क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गढ़ी क्षेत्र, जिसको दुर्ग बोला जाता है। ठीक है, दो पार्ट हैं, जिसमें पश्चिम क्षेत्र है उसको गढ़ी क्षेत्र बोला जाता है, और जो बड़ा क्षेत्र है उसको नगर क्षेत्र बोला जाता है। दो क्षेत्र थे, नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र। जो ऊंचा क्षेत्र है पश्चिम दिशा में उसको दुर्ग बोला जाता है, और जो नीचा क्षेत्र है, निचला टीला है, उसको दुर्ग नगर क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर मिली है, यानी कि जो दुर्ग है उसके चारों ओर दीवारों का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दुर्गनुमा संरचना कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, कोटडीगी, गिलुंड और कालीबंगा। तो करेक्ट आंसर है इसका कालीबंगा। कालीबंगा में जो मृदभांड हैं उनको लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कालीबंगा से जो मिलते जुलते अवशेष हैं वो पाकिस्तान में कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं कोटदीजी। कोटदीजी, थर्ड ऑप्शन कोटदीजी करेक्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान में मिले हैं ये अवशेष कालीबंगा से मिलते जुलते। ठीक है, कोटडीगी सभ्यता का संबंध कहाँ पर रहा है? तो कोटडीगी ये हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, और पाकिस्तान में है ये कोटदीजी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है ये स्थित। इसमें अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु नदी के तट पर है ये कोटदीजी। ताम्र नगरी सभ्यता कौन सी है इनमें से? कालीबंगा, ये प्राक हड़प्पा कालीन है। तो आहड़ जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले हैं, बर्तन मिले हैं, काले व लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। तांबे के उपकरणों के कारण आहड़ को ताम्र नगरी कहा जाता है, और आहड़ में जो विशिष्ट आकृति के बर्तन मिले हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ब्लैक एंड रेड बियर। ये बोला जाता है जो आहड़ सभ्यता में एक नई आकृति के, विशिष्ट आकृति के जो बर्तन मिले हैं उनको ब्लैक एंड रेड बियर बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आहड़। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा आहड़। ठीक है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ पर तांबे के उपकरण सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता था? ये क्वेश्चन आप भूल सकते हो, तो आपको याद रखना है आहड़ को ही धूलकोट कहा जाता था। धूलकोट किसे कहा जाता था? आहड़ सभ्यता को ही। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धूलकोट आहड़ सभ्यता को कहा जाता था। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है इसका आहड़। प्रोफेसर HD सांखलिया के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। इसकी खोज किसने की थी? जो आहड़ सभ्यता की खोज थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1953 और 1954 में अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी, और इसका उत्खनन यानी कि खुदाई कब हुई थी? खुदाई हुई थी 1961 से 62 में,
और किसने करवाई थी? प्रोफेसर हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको खोज किसने की ये भी याद रखना है और उत्खनन किसने किया ये भी याद रखना है। तो जो आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन किया था प्रोफेसर H.D. सांकलिया ने और खोज की थी अक्षयकीर्ति व्यास और रतनचंद्र अग्रवाल ने। जो आहड़ सभ्यता है उसमें भी दो कालखंड हैं। जो पहला कालखंड है वो ताम्रयुगीन है और जो दूसरा कालखंड है वो लौहयुगीन है। ठीक है, यानी कि पहला जो कालखंड है उसमें तांबे के उपकरण ज़्यादा थे और जो दूसरा काल है उसमें लोहे का भी उपयोग हुआ है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो मैंने अभी आपको बताया था H.D. सांकलिया ने उत्खनन करवाया था और रतनचंद्र अग्रवाल और अक्षयकीर्ति व्यास इन दोनों ने खोज की थी। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा अक्षयकीर्ति व्यास ने। 1953 और 1954 में अक्षयकीर्ति व्यास और R.C. अग्रवाल, रतनचंद्र अग्रवाल इन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी के किनारे पर। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है और बनास नदी के किनारे पर स्थित है। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में प्राप्त हुए हैं? तो बनास नदी उदयपुर में आहड़ संस्कृति मिलती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका उदयपुर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आहड़ सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। उदयपुर में इसके अवशेष हैं। बनास नदी के किनारे पर ये मिलती है। ठीक है, दो कालखंड है ताम्र और लौह, ये भी आपको याद रखना है। जो आहड़ सभ्यता है उसमें जो बर्तन मिले हैं उनको ब्लैक एंड रेड वियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड रेड वियर कहा जाता है। ठीक है, जो आहड़ है उसका प्राचीन नाम था धूलकोट। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, 5 क्वेश्चन लगभग। बनास संस्कृति निम्नांकित में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास का मतलब आहड़ संस्कृति। ठीक है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा है? तो आहड़। उदयपुर के समीप आहड़ सभ्यता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। जो आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल था वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200 ईसा पूर्व का माना गया है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो इस क्वेश्चन का अपन छोड़ देते हैं क्योंकि आहड़ में गेहूँ, ज्वार और चावल इन तीनों का उपयोग होता था। ठीक है, इसमें तीनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि गेहूँ और चावल इन दोनों से परिचित थे। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, सीकर में है ये। ठीक है, अगला ऑप्शन है बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी गलत है। कालीबंगा लौह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, ये भी गलत है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये सही है क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है वो ताम्र से संबंधित है। ताम्र नगरी कहा जाता था आहड़ को। तो यहाँ पर तांबे का अयस्क का काम होता था और तांबे की वस्तुएं बनती थीं। ठीक है, तांबे के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे से संबंधित था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। करेक्ट आंसर होगा तांबा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ये कथन आहड़ के संबंधित में असत्य है। सत्य कौन कौन से हैं?
आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये भी सही है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जो आहड़ सभ्यता है, यहाँ पर अनाज रखने के बड़े बर्तन भी मिले हैं, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको गोरे और कोठे कहा जाता था, ठीक है। और एक और नाम आता है ब्लैक एंड रेड बियर, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ब्लैक एंड रेड बियर और गोरे एवं कोठे, ये कहा जाता था जो आहड़ सभ्यता में बर्तन मिले हैं उनको, ठीक है। काले और लाल रंग के मृदभांड होते थे, ये काले और लाल रंग के मृदभांड होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था, ये किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका आहड़ सभ्यता से, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका चित्रित धूसर मृदभांड, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। चावल, तांबे की वस्तुएं और कृष्ण लोहित मृदभांड, ये तीनों आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आहड़ सभ्यता, जहाँ पर लाल काले मृदभांड मिलते हैं और जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है, गोरे और कोठे, या फिर ब्लैक एंड रेड बियर कहा जाता है। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका चांदी, जो आहड़ संस्कृति के लोग थे वो चांदी से परिचित नहीं थे, तांबा, लोहा, टिन इनसे परिचित थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आप बोल भी सकते हो, तो याद रखना है, आपको लिख लेना है। लेपिस लाजुली, जो लेपिस लाजुली है ये एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यानी कि ईरान से संबंधित हो सकता है आहड़, ऐसा प्रमाण मिलता है, संकेत मिलता है। दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? करेक्ट आंसर है आहड़, जो आहड़ सभ्यता है वहाँ से 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे मिले हैं और यहाँ पर 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं और सिलवट्टे भी प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमने कालीबंगा और आहड़ ये दो सभ्यताएं इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।